भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रक्षेप गति से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ाएंगे आप सबको। आइए देखते हैं प्रक्षेप गति से जुड़ा हुआ टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले प्रक्षेप गति को हम लोग समझते हैं। प्रक्षेप गति की परिभाषा होती है जब कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है ए बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वह गेंद को फेंकता है ऊर्ध्वाधर तल की ओर, ऐसे कुछ वक्राकार गेंद को फेंकता है और गेंद आके यहाँ पे गिर जाती है। अर्थात ये जो पथ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको इस प्रकार की वक्राकार गति दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं प्रक्षेप गति। और यदि इस प्रकार के जो पथ होता है उसको हम लोग प्रक्षेप पथ कहते हैं। और जो पिंड फेंका जाता है या कोई वस्तु को फेंका जाता है उसे हम लोग प्रक्षेप कहते हैं। तो यहाँ से परिभाषा इसकी प्रक्षेप गति की क्या होगी? जब कोई पिंड, मान लीजिए यहाँ पर कोई ए बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वहां यहाँ से वह ऊपर की तरफ किसी गेंद को फेंकता है, तो परिभाषा इसकी निकल के आती है कि जब कोई पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्राकार पथ पर गति करता है, तो पिंड की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इस पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। जो जो पिंड फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। तो यहां से प्रक्षेप गति कहते हैं। और लिख सकते हैं इसके बाद में कि पिंड द्वारा तय किए गए पथ को तय किए गए पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। और इसके बाद में यहां से आ जाएगा तथा फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तो यहां से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये कैसे किसी वस्तु प्रक्षेप गति को समझा जा सकता है यहाँ से। तो इसके बाद में अब आ जाता है इससे जुड़ा हुआ प्रक्षेप पथ का निगमन। इस चित्र को केवल समझते हैं और चित्र से ही सभी निगमन आ जाएगा आसानी से। सबसे पहले आप चित्र को देखते हैं। ए बिंदु से किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वह प्रारंभिक वेग से आगे की तरफ बढ़ता है और कुछ ना कुछ एक्स अक्ष के साथ में कोई ना कोई कोण बनाएगा। हम मान के चलते हैं थीटा कोण बना रहा है। तो जब कभी कोई वस्तु फेंका जाता है तो वह कुछ एक्स दिशा में चलेगा और कुछ वाई दिशा में, अर्थात कुछ ऐसा चल रहा है। यू एक्स ऐसा कह दिया, एक्स अक्ष पे भी कुछ ना कुछ वेग है, यू एक्स कंपोनेंट है, और यू वाई ये भी कंपोनेंट है। अर्थात ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट भी कुछ काम करेगा और क्षैतिज कंपोनेंट भी काम करेगा और ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट भी काम करेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कुछ गेंद जब पिंड फेंकी जाती है तो ऊपर की तरफ भी जाती है और आगे की तरफ भी जाती है। तो हर एक बिंदु पर कुछ इस तरीके से मूवमेंट करती जाती है। एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर गेंद अधिकतम ऊंचाई पर होती है, हम ये मान के चलते हैं कि पीक पॉइंट है उसका, और जहां गेंद आके गिर जाती है वह उसकी क्षैतिज दूरी है, अधिकतम क्षैतिज दूरी जिसको बोल सकते हैं। अब देखिए इस चित्र को देखते जाते हैं। एक हमने दो कंपोनेंट लिखा है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अर्थात यह इसका ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट को प्रदर्शित कर रहा है और यह इसके क्षैतिज कंपोनेंट को प्रदर्शित कर रहा है। यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब देखिए इसी को यदि हम पहले क्षैतिज दिशा में समझते हैं और फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में समझते हैं, तो क्षैतिज दिशा में देखिए, तो इसमें आपको बता दें क्षैतिज घटक यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो यदि हम कोई गति हो रही है तो वहां पे त्वरण भी होगा।
तो त्वरण यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में यहाँ पे त्वरण ए एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। और इसका जो, क्योंकि जब कोई वस्तु फेंका जाता है ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस जी के साथ में, और पीक पॉइंट से नीचे की तरफ आएगा तो माइनस जी के साथ, सॉरी ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस जी के साथ में। देखिए इस चीज को देखिएगा, जैसे एक वस्तु है ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या काम करेगी, माइनस जी। लेकिन यदि कोई वस्तु में ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे प्लस जी के साथ में वह नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे कोई वस्तु जब ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो वहां पे त्वरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण माइनस जी हो जाएगा। यदि हम टी समय में पिंड पर क्षैतिज विस्थापन की बात करें तो वह एक्स हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर विस्थापन की बात करें तो वाई हो जाएगा। तो अब देखिए क्षैतिज दिशा में बात करें तो क्षैतिज दिशा में आपको बता दें कि फॉर्मूला क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इस पे एस क्या है, दूरी है, लेकिन हम क्षैतिज की बात कर रहे हैं तो एस की जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यू नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, क्षैतिज का कंपोनेंट वेग होगा यू एक्स हो गया, इंटू टी प्लस ए नहीं होगा, यहाँ पर कंपोनेंट एक्स अक्ष का होगा अर्थात ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब देखिए मान रखना शुरू करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स का मान 0 है, 0 इंटू टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं t के मान की। यहां से t का मान क्या निकल के आ जाता है, x t बराबर आ जाएगा x अपान u cos थीटा। तो अब देखिए इसी को, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने t के मान को। अब देखिए अब इसके बाद में यदि हम बात करें ऊर्ध्वाधर की, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या आ जाएगा, तो अब देखिए पूरा समीकरण वैसे ही y इज इक्वल टू क्या आएगा, यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से y इज इक्वल टू यू वाई का मान रखेंगे u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए वाई जब कभी वस्तु यहाँ से देखिए फेंका जाता है, जब कभी वस्तु ए बिंदु से, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मान क्या निकल के आएगा, इसका मान कुछ ऐसा आ गया, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब देखिए समीकरण एक से t का जो मान निकल के आया था, t बराबर x अपान यू कॉस थीटा, इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया है। तो t का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t का मान रखेंगे तो x अपान यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी इंटू एक्स अपान यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, u से u कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, y बराबर ये x साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बचेगा जी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो y का मान ये पूरा निकल के आता है, तो ये y का जो मान निकल के आया है, इससे एक बात स्पष्ट है कि ये जो समीकरण निकल के आता है ये प्रक्षेप्य का समीकरण होता है। यदि हम एक प्रश्न इसी में पूछ लिया जाता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है क्यों,
तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, इस नियम को सबसे पहले गैलीलियो ने सिद्ध किया था। तो इस समीकरण को गैलीलियो ने सिद्ध किया था, और ये समीकरण y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के स्वरूप में आ जाता है। और यह इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि जब कोई पिंड प्रक्षेप की दिशा में फेंका जाता है तो उसका जो पथ होता है वो परवलयाकार आकार में होता है। तो ये समीकरण यहाँ से निकल के जो आ जाता है समीकरण, इससे हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब इसी प्रक्षेप के पथ में परवलयाकार में हम लोग प्रक्षेप का उड्डयन काल समझते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई समझते हैं, और प्रक्षेप का परास समझते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रक्षेप का उड्डयन काल समझते हैं। उड्डयन काल का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरेशन क्या लगा है। तो इसकी परिभाषा निकल के आती है, पिंड को प्रक्षेपित करने तथा वापस पृथ्वी पर लौटने के बीच लगे समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। इसका कैसे निगमन होता है उसको देखते हैं। एक चीज आपको बता दें कि जब कोई वस्तु उच्चतम बिंदु पे पहुंचता है तो वह उसका अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग होता है, अर्थात तो वहां पर पिंड का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। अब देखिए पहला समीकरण क्या होता है। पहला समीकरण होता है गति विषय, v बराबर u प्लस ए टी होता है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर, जब कोई वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो देखिए ये इसका अधिकतम बिंदु है, यह अधिकतम बिंदु है, अर्थात यह इसका पीक पॉइंट है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर, जब कोई वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इससे समझ में आ रहा है कि गति ऊर्ध्वाधर है। तो अब देखिए हमने आपको बताया कि जब कभी भी ये उच्चतम बिंदु P है, मान लीजिए ये वस्तु A बिंदु से फेंकी जाती है, P बिंदु पे पहुंचती है, तो पिंड का जो अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग होगा वह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अर्थात वी वाई का जो मान हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू यू वाई, आपको पता है कि आपको बताया था यू एक्स इसका क्षैतिज घटक था, उसका मान यू कॉस थीटा, यू वाई उसका ऊर्ध्वाधर घटक है, इसका यू साइन थीटा। तो यहाँ पे यू वाई का मान क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। अब देखिए प्लस ए वाई लिखा है। ए वाई का मतलब है यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊपर की तरफ जब फेंका जाता है तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या काम करने लगता है, माइनस जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u साइन थीटा अपान जी। अब देखिए ये जो मान निकल के आया आपके सामने, ये a बिंदु से b बिंदु के बीच में आया, लेकिन आपको बता दें b बिंदु से a बिंदु पर भी वापस लौट के जब आता है तो वही प्रक्षेप का उड्डयन काल होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उड्डयन काल t इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी, मतलब एक बार जाना फिर वापस लौट के आना। तो यहां से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपान जी। ये t का मान निकल के आता है। अब बात करते हैं प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई की। तो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई को हम लोग समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, प्रक्षेप के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊंचाई तक जाता है उसे प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे आता है, तो गति का जो तृतीय समीकरण होता है क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए कोई वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस की जगह क्या हो जाएगा, y। अब देखिए वैसे ही पूरा मान रख देंगे। आपको बताया है कि जब हम पीक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहां पे अंतिम ऊर्ध्वाधर जो वेग होता है, मतलब ये आप मान के चलिए कि जब हम कभी भी वी अंतिम वेग की बात करते हैं,
अंतिम वेग हमको ये पता नहीं होता है कि वस्तु कहाँ पे जाए, कहाँ पे गिरेगी, मतलब अधिक उसका जो अंतिम वेग होता है वो हमें ज्ञात नहीं होता है। तो अंतिम वेग ज्ञात नहीं होता है, जब कभी ये स्थिति रहती है, अननोन की स्थिति रहती है, तो वहां पे अंतिम वेग का जो मान होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि जैसे, और दूसरी बात क्या निकल के आती है इस चित्र में, देखिए पीक पॉइंट इसका ये है, पीक पॉइंट इसका पी बिंदु है, तो पी बिंदु पर पिंड का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग है, और अंतिम ऊर्ध्वाधर पीक पॉइंट पे कितना हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो 0² इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 या जी इंटू एस एच हो जाएगा। देखिए जी ए वाई की जगह माइनस जी हो जाएगा, हमने पूरा डायरेक्ट वे पे लिख दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। एच इज इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब देखिए थीटा का मान यदि 90 अंश रखेंगे, थीटा बराबर 90 अंश, तो एच मैक्सिमम हो जाएगा। तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 90 का होल स्क्वायर मतलब 1, तो ये हो जाएगा एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g। तो एक चीज और बताते चले कि यही कारण होता है कि जो ऊंची कूद होती है, मतलब हाई जंप जो होता है, कूदने वाला जो खिलाड़ी होता है अपने शरीर को संतुलित करके ऊर्ध्वाधर दिशा में उछलता है, यही कारण होता है। इसके बाद आ जाती है प्रक्षेप की परास। प्रक्षेप का परास क्या होता है, तो प्रक्षेप परास क्या होता है, प्रक्षेप अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे क्षैतिज परास अथवा प्रक्षेप का परास कहते हैं। अर्थात आर बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। तो यहाँ पे टी कैपिटल टी है, मतलब उड्डयन काल। तो यहाँ पे देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे क्षैतिज परास है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, क्षैतिज वाली क्षैतिज वेग हो जाएगा और साथ में उड्डयन काल। तो आर बराबर यू एक्स का मान यू साइन थीटा इंटू टी का मान निकल के आया था 2u साइन थीटा अपान जी। तो यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यू एक्स लिखा है, यहाँ पे यू कॉस थीटा है, ये u cos थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, u और u दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। तो r बराबर यू स्क्वायर, अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपान जी। तो r बराबर क्या निकल के आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब देखिए थीटा का मान 45 अंश रखेंगे, तो r का मान क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो ये क्या बचेगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। आपको बता दें यही बात होती है कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए पिंड को क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। यही कारण होता है कि लंबी कूद में, इससे पहले हमने क्या बताया था, इससे पहले हमने ऊंची कूद बताया था, लेकिन प्रक्षेप के परास में क्या आ जाएगा, लंबी कूद। तो यही कारण होता है कि लंबी कूद कूदने वाला जो खिलाड़ी होता है अपने शरीर को क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर उछालता है। 45 अंश के कोण पर उछालने से उसके शरीर के संतुलन बना रहता है। ये आप सबको आज के दिन प्रक्षेप से जुड़ा हुआ टॉपिक बताया। प्रक्षेप कहाँ से, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार कैसे होता है, किस आधार पे बताया जाता है, उसके जुड़ा हुआ समीकरण हमने आपको बताया। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई को बताया, प्रक्षेप की अधिकतम परास को बताया, प्रक्षेप के उड्डयन काल को बताया। यही आज के टॉपिक में
प्रक्षेप से जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद में कल आपको इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल बताएंगे।